भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की राह में रोड़ा, औपनिवेशिक सोच और वोक उपभोक्ता। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। आज भारतीय अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व तो करते हैं, पर जीवन शैली, फैशन और भाषा में अब भी पश्चिमी स्वीकृति की मुहर तलाशते हैं। यह विरोधाभास, औपनिवेशिक सोच और वोक उपभोक्तावाद से पोषित हमारी परंपराओं को दिखावे की वस्तु बना रहा है और संस्कृति को बाजार में धीरे धीरे गलाता जा रहा है। उपमन्यु चटर्जी के उपन्यास इंग्लिश अगस्त में भारत के गावस्बो के परिवेश का चित्रण कहानी के मुख्य पात्र अगस्त्य सेन के दृष्टिकोण से किया गया है। अगस्त्य एक ऐसा युवा सिविल सेवक है जो अंग्रेजी बोलने वाले शहरी संभ्रांत वर्ग से आता है और हर उस चीज से नफरत करता है जिसका भारतीयता से कोई भी लेना देना हो। अगस्त्य पूरी तरह पश्चिमी सोच से प्रभावित है। वह अपने ही देश और संस्कृति को इस कदर हिकारत और घृणा के भाव से देखता है कि मानो उपनिवेशीकरण के दौर के सारे घिसे पिटे मानक उसने अपने मनमस्तिष्क में समेट लिए हों। कहानी के नायक अगस्त्य की सोच ऐसे बहुत से भारतीयों की मानसिकता को दर्शाती है जो आज भी उपनिवेशीकरण की चाशनी में लिप्तिहीन भावना से ग्रस्त है। ऐसे लोगों ने अपनी सभ्यता की जड़ों से न केवल एक तयशुदा दूरी बना ली है, बल्कि वे उन जड़ों को काटने तक पर आमादा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि उन्हें अपने इस व्यवहार के दुष्परिणामों के नतीजे का जरा भी अंदाजा नहीं है। अगर आप आज के भारत के छोटे शहरों या कस्बों से होकर गुजरें, तो कुछ ऐसे दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलते हैं जो अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। गली मोहल्लों में आपको जगह-जगह ऐसी दुकानों और संस्थानों के बोर्ड मिलेंगे जिनके नामों से अंग्रेजियत टपक रही होगी, और इनमें से कई नाम तो इतने बेतुके और अजीबोगरीब होते हैं कि इन्हें सुनकर शायद आपकी हंसी छूट पड़े। आपको जगह-जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने वाले कोचिंग सेंटर भी मिलेंगे जो आज एक भरेपूरे उद्योग में तब्दील हो चुके हैं। इन कोचिंग सेंटरों की संख्या तो बहुत है, लेकिन इनमें पढ़ाई की गुणवत्ता अक्सर भरोसे के लायक नहीं होती। फिर भी लोग अपनी मेहनत की कमाई इस उम्मीद में इन सेंटरों में लगा देते हैं कि अगर उनकी इंग्लिश अच्छी हो गई तो शायद उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, या कम से कम वो उच्च वर्ग का हिस्सा बन पाएंगे। इसमें जो हास्यास्पद पहलू है वह तो लोगों को फिर भी दिख जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे गहरे अवसाद के भाव पर चर्चा होना तो दूर की बात, उसको शायद ही कोई समझता है। सदियों की गुलामी और औपनिवेशिक शासन का हमारी अंतरात्मा पर इतना गहरा असर है कि बहुत से भारतीयों के अंदर एक अजीब सी मानसिक स्थिति घर कर गई है, जिसे हम कॉलोनियल स्टॉकहोम सिंड्रोम कह सकते हैं। हालांकि पिछले 10 सालों में भारत में सांस्कृतिक जागरूकता तेजी से बढ़ी है। लोग अब अपनी धर्म संस्कृति पर गर्व करने लगे हैं, मंदिरों की यात्रा बढ़ी है और दुनिया भी भारतीय सभ्यता को ज्यादा सम्मान देने लगी है। लेकिन इसके बावजूद कई भारतीयों के मन से अंग्रेजियत का मोह नहीं गया है। आज भी बड़ी संख्या में लोग अंदर ही अंदर पश्चिमी तौर तरीकों और जीवन शैली को अपनाने की चाह रखते हैं। यह स्थिति एक अजीब सा द्वंद्व पैदा करती है, या फिर यूं कहिए कि एक विरोधाभास को जन्म देती है। एक तरफ तो भारतीय अपने धर्म और परंपरागत मूल्यों को लेकर असीम गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में वह पश्चिमी जीवन शैली और मूल्यों की तरफ चुपचाप खिंचे चले जा रहे हैं। यह कुछ वही भाव है जिसके बारे में इंडिया ए वाउंडेड सिविलाइजेशन में वी.एस. नायपॉल ने लिखा था कि भारत आज भी उस मानसिक और सांस्कृतिक चोट को झेल रहा है जो सदियों के विदेशी शासन ने उसे विरासत में दी है। यह द्वंद्व हमारी सभ्यतागत पहचान को एक ऐसी खींचातन में उलझा कर रख देता है जो हमारे मनमस्तिष्क को 2 पार्टों में बांट देती है। मस्तिष्क का एक हिस्सा भारत के सांस्कृतिक और सभ्यता की ओर खिंचता चला जाता है,
तो दूसरा हिस्सा औपनिवेशिक काल में मिली मानसिक गुलामी की बेड़ियों में ही जकड़ा रहना पसंद करता है। इस तरह व्यक्ति एक ऐसे भ्रमजाल में उलझा रह जाता है जहां उसकी पहचान न तो पूरी तरह से देशी हो पाती है और न ही विदेशी। इस उलझन का फायदा बाजार की उपभोक्तावादी संस्कृति ने बखूबी उठाया है। इसके फलस्वरूप भारत की कंज्यूमर कल्चर इंडस्ट्री में एक ऐसे मिलेजुले अधकचरे सौंदर्य शास्त्र, शायद इसे कुरूप शास्त्र कहना ज्यादा उचित रहेगा, का चलन बढ़ा है, जिसने भारतीयों को अपने ही देश में एक बेढंगा बहरूपिया बना दिया है। विज्ञापन जगत से लेकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और फैशन जगत तक हर जगह भारतीयों को यही संदेश दिया जाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो अपनी परंपरा छोड़ो और पश्चिमी सभ्यता को अपनाओ। लेकिन ऐसी सोच के कारगर होने की मुख्य वजह यही है कि भारतीयों के मन में वो गुलामी वाली हीन भावना अब भी कहीं न कहीं बैठी हुई है। असल में यह एक गहरा दुष्चक्र है। बाजार की ये बीमारी तो बस उस गहरे मानसिक जहर की झलक है जो आज भी हमारे सामूहिक अवचेतन में बसा हुआ है। भारतीय उपभोक्ता में एलीट बनने की छटपटाहट, भारत की एलीट हॉस्पिटैलिटी संस्कृति अक्सर पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र की एक हास्यास्पद नकल बनकर रह जाती है, चाहे बात सर्विस की हो, इंटीरियर डेकोर की, जगह के वाइब यानी माहौल की, स्टाफ के व्यवहार की या फिर पहनावे की। महंगे कैफे और रेस्तरां में यह आम चलन है कि स्टाफ हर ग्राहक को सर या मैडम कहकर संबोधित करे, जो एक ऐसा औपचारिक अंदाज है जो सीधे तौर पर औपनिवेशिक काल के तौर तरीकों की याद दिलाता है। कई जगहों पर तो कर्मचारियों को सख्त हिदायत होती है कि वे ग्राहकों से सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करें, भले ही सामने वाला व्यक्ति हिंदी या अपनी मातृभाषा में आराम से स्टाफ की बात समझ सकता हो। कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति इस पूरे माहौल को देखकर यह तुरंत भाप जाता है कि कुछ तो अजीब जरूर है, और यह बात सिर्फ होटलों या रेस्टोरेंट्स तक सीमित नहीं। भारत के कई शहरों में आजकल यह आम नजारा है कि लोग एक साझा स्थानीय भाषा जानते हुए भी आपस में अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विदेशी व्यक्ति जो पहली बार भारत आया हो, अगर उसके सामने दो भारतीय ऐसे आपस में सिर्फ अंग्रेजी में गिटर पिटर करें तो उसे भला कैसा लगेगा। वह तो शायद यही निष्कर्ष निकालेगा कि भारतीय एक गहरे आत्मसंदेह या सांस्कृतिक हीन भावना से बुरी तरह ग्रस्त है। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूके में पढ़ाई कर रही थी तो मेरे साथ भी एक ऐसा ही अनुभव हुआ था। मेरी एक स्पेनिश दोस्त ने एक दिन मुझसे बड़ी ही सहजता से पूछा, तुम लोग भारतीय हमेशा आपस में अंग्रेजी में ही क्यों बात करते हो? यह सवाल सुन मैं हक्की बक्की रह गई। और भारतीयों की तरह मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं। निष्पक्ष रहे ही नहीं, बल्कि ऐसा भी प्रतीत हो कि वे निष्पक्ष हैं। न्याय का अर्थ था। जहां एक तरफ बाहरी लोग इस स्थिति के बेतुकेपन को एक नजर में भांप लेते हैं, वहीं हम भारतीयों ने इस उपनिवेशी सोच को इस कदर आत्मसात कर लिया है कि हमें न तो अब यह अजीब लगती है और न ही असामान्य। यह हमारी रोजमर्रा की आदतों में इस कदर घुल चुकी है कि हमने इस विषय को लेकर सवाल करना ही छोड़ दिया है। मूल भाषा और लोक परंपरा से दूरी बनाकर अंग्रेजी से चिपके। और यह वही टिप्पणियां हैं जो यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में की गई होती तो बात सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। कुछ उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट 2025 उदास स्माइली होली महोत्सव का मजाक उड़ाने पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए कहा गया, इतने संवेदनशील मत बनो। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2025 उदास स्माइली देवी गायत्री का अपमान करने वाली किताब पर लगी याचिका को दोहराव कहकर खारिज कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट 2025 उदास स्माइली भगवान शिव का मजाक उड़ाने वाले गीत के मामले में कहा गया, हर वह काम जो किसी वर्ग को नापसंद हो, धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं होता,
सुप्रीम कोर्ट 2023 उदास स्माइली आदिपुरुष फिल्म में हिंदू ग्रंथों के विकृतीकरण पर आपत्ति करने वाली याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की। आजकल हर कोई हर बात पर चिढ़ जाता है। मद्रास हाई कोर्ट 2022 उदास स्माइली धर्मांतरण और लाउडस्पीकर के दुरुपयोग पर मामला खारिज कर कहा गया, सहनशीलता हर हिंदू का धर्म है। बॉम्बे हाई कोर्ट 2018 उदास स्माइली सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाले मामलों पर कहा गया, हास्यबोध विकसित करो। सुप्रीम कोर्ट 2014 उदास स्माइली पीके फिल्म पर आपत्ति करने वालों से कहा गया, अगर पसंद नहीं है तो मत देखो। इन सभी निर्णयों और टिप्पणियों का असर यह हुआ कि हिंदू परंपराओं और उनकी आस्थाओं का अपमान सामान्य और स्वीकार्य सा लगने लगा। यही नहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 16 और भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 15 धर्म से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये प्रावधान हिंदुओं के मामलों में शायद ही कभी लागू होते हैं। इसके विपरीत अन्य समुदायों के मामलों में इन्हें तुरंत लागू किया जाता है। भारतीय सेकुलरिज्म की विषमता कल्पना कीजिए, यदि वही टिप्पणी जो खजुराहो के विष्णु मूर्ति मामले में हिंदुओं के लिए की गई थी, मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में कही जाती, परिणाम तुरंत और विस्फोटक होता। बार काउंसिल जैसे संस्थान तुरंत बयान जारी करते, मीडिया न्यायिक इस्लामोफोबिया का शोर मचाता, कई अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ संयुक्त राष्ट्र तक याचिकाएं पहुंचा देते और राजनीतिक दल एक साथ मिलकर तीखी प्रतिक्रिया देते। संभवतः मुख्य न्यायाधीश को कट्टरपंथी या पक्षपाती कहकर घेरा जाता। लेकिन जब इसी तरह की टिप्पणी हिंदुओं के लिए होती है तो चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। न कोई वकीलों का संगठन प्रस्ताव पारित करता है, न बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, न राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं और न ही किसी न्यायाधीश से इस्तीफे या मामले से अलग होने की मांग उठती है। यही असमानता भारत के वर्तमान सेकुलर ढांचे की सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ अल्पसंख्यकों की पीड़ा तुरंत सुर्खियां बनती है, लेकिन हिंदुओं की पीड़ा को हल्का बताकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह है कि आज सेकुलरिज्म का अर्थ संतुलन से हटकर एक तरफा झुकाव बन गया है। इसी विषमता की झलक हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दिखाई दी, जब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं, जिनमें अतिक्रमण रोकने से जुड़े प्रावधान भी थे, पर रोक लगा दी गई। यह फैसला अपेक्षाकृत तेजी से हुआ, लेकिन इसके उलट हिंदू समाज से जुड़े कई गंभीर मामले जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद या पूजा स्थलों का अधिनियम 1991 की संवैधानिकता को चुनौती दशकों से लंबित पड़े हैं। ये मामले पीढ़ियों तक चलते रहते हैं और कोई अंतिम समाधान सामने नहीं आता। इसके विपरीत अल्पसंख्यक समुदाय की याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई होती है और राहत भी जल्दी मिलती है। यह स्थिति चाहे जिस नाम से पुकारें, असल में यह सेकुलरिज्म के नाम पर पक्षपात है। हिंसा को इनाम, आस्था को सजा, यह असमानता केवल अदालतों के निर्णयों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और राजनीतिक प्रतिक्रिया में भी दिखाई देती है। कारण यह है कि अलग अलग समुदाय अपनी शिकायतें अलग ढंग से सामने लाते हैं। मुस्लिम समुदाय जब किसी बात से आहत होता है तो प्रतिक्रिया अक्सर सड़कों पर उतरकर हिंसा, तोड़फोड़ और दंगों में बदल जाती है। उदयपुर में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या इसका सबसे भयावह उदाहरण है। उन्होंने केवल नूपुर शर्मा का समर्थन किया था और उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई। यहाँ संदेश साफ था, हिंसा ही ताकत है। राज्य और न्यायपालिका रक्तपात के डर से अक्सर पीछे हट जाती हैं और दोष असल अपराधियों की बजाय पीड़ित पर ही डाल दिया जाता है। यही हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारों को सजा देने के बजाय नूपुर शर्मा को ही ढीली जुबान कहकर डांटा और यहां तक कहा कि उन्होंने देश में आग लगा दी। इससे स्पष्ट संदेश गया कि न्याय झुक गया और हिंसा हावी हो गई। इसके उलट
हिंदू समाज अपनी शिकायतें अदालतों में ले जाता है। वे याचिकाएं दायर करते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं और कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। लेकिन परिणामस्वरूप उन्हें न तो समय पर न्याय मिलता है, न ही सम्मान। उनकी याचिकाएं या तो वर्षों तक लंबित रहती हैं या मजाक बना दी जाती हैं। यह खतरनाक संदेश देता है कि जो समुदाय आक्रामक होकर हिंसा करता है, उसकी बातें तुरंत सुनी जाती हैं, जबकि जो समुदाय धैर्य रखकर कानूनी रास्ता अपनाता है, उसकी अनदेखी कर दी जाती है। ऐसी व्यवस्था अगर लंबे समय तक जारी रही तो लोकतंत्र की नींद खोखली हो जाएगी। सबूत का असमान बोझ यह पक्षपात सबूतों की मांग में भी स्पष्ट दिखाई देता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में विवादित वक्फ बाय यूजर धारा को हटाया गया। यह धारा केवल प्रयोग के आधार पर जमीन को वक्फ घोषित कर देती थी, चाहे कोई दस्तावेजी प्रमाण हो या न हो। इस सुधार की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि मुस्लिम संस्थाएं 500 साल पुराने जमीन के रिकॉर्ड कैसे पेश करेंगी। लेकिन जब बात राम जन्मभूमि की आई, तो हिंदुओं से सदियों पुराने दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और शास्त्रीय प्रमाण पेश करने को कहा गया। स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ, औपनिवेशिक दौर के नक्शे, यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की खुदाई रिपोर्ट तक को बार बार परखा गया, तभी जाकर मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। यानी जहाँ मुस्लिम दावों के लिए सहूलियत दिखाई जाती है, वहीं हिंदुओं से सबसे कठोर प्रमाण की अपेक्षा की जाती है। यह दोहरा रवैया न्याय की आत्मा के विपरीत है। न्यायिक असंगतियां और समान संरक्षण का प्रश्न कई टिप्पणीकारों ने इस असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने हाल ही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की विष्णु मूर्ति पर की गई टिप्पणी कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। उन्होंने याद दिलाया कि अदालत ने 1990 में हुए कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार मामलों को समय बीत जाने का हवाला देकर दोबारा खोलने से मना कर दिया, जबकि इससे 6 साल पहले हुई 1984 की सिख विरोधी हिंसा के लिए विशेष जांच दल सिट गठित कर दिया गया। यह तुलना अपने आप में स्पष्ट करती है कि न्याय के तराजू का संतुलन बराबर नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हिंदू मंदिरों पर तो सरकार का सीधा नियंत्रण है, लेकिन मस्जिदों और चर्चों पर ऐसा कोई नियंत्रण क्यों नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भी यही दोहरापन दिखाई देता है। नूपुर शर्मा को केवल इस्लामी शास्त्र उद्धृत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, लेकिन जब तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, तो अदालत खामोश रही। डॉक्टर रंगनाथन ने अन्य उदाहरण भी दिए, जैसे हिंदुओं के लिए पशु बलि पर प्रतिबंध लागू किया गया, लेकिन मुसलमानों के लिए हलाल प्रथा आज भी जारी है। पूजा स्थलों का अधिनियम 1991 को अयोध्या फैसले में वैध करार दिया गया, जिससे ऐतिहासिक अन्याय स्थायी रूप से फ्रीज हो गए। सबरीमला निर्णय में केवल हिंदू परंपराओं को असंवैधानिक बताया गया, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म में समान परंपराओं को अनदेखा कर दिया गया। सीए विरोध प्रदर्शनों के दौरान शाहीन बाग की नाकेबंदी को अदालत ने गैरकानूनी माना, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय केवल मध्यस्थता का रास्ता अपनाया। यह नरमी भी केवल उसी समुदाय के लिए दिखाई गई। एडवोकेट विष्णुशंकर जैन ने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब एक मंदिर तोड़ने की अनुमति दी, तो यह टिप्पणी की कि भगवान शिव को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस टिप्पणी को बरकरार रखा। वहीं दूसरी ओर वक्फ से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुन लेता है, जबकि हिंदू मंदिरों से जुड़े मामलों को निचली अदालतों में भेज दिया जाता है। उन्होंने एक उदाहरण और दिया। 2013 में दाखिल हिंदू मंदिर न्यास कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं लगभग 12 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहीं।
और अंततः उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया गया। इसके विपरीत 2025 में वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केवल कुछ ही महीनों में सुनवाई हुई और अंतरिम राहत भी दे दी गई। विष्णुशंकर जैन ने जबरी मंदिर मामले में की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे शब्द हिंदू समाज को गहरी पीड़ा पहुंचाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान जगन्नाथ यात्रा और कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया, लेकिन बकरीद के जुलूसों की अनुमति उसी न्यायिक पीठ न्यायमूर्ति नरीमन, अब सेवानिवृत्त तक ने दी। इसी तरह जहांगीरपुरी तोड़फोड़ मामले को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुना, लेकिन जब हिंदुओं ने अनुच्छेद 32 के तहत मंदिर अधिकारों के लिए राहत मांगी तो उन्हें निचली अदालतों का दरवाजा दिखाया गया। न्यायिक सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता का धर्म न्यायाधीश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सत्यनिष्ठा है। इसका अर्थ केवल भ्रष्टाचार से दूर रहना नहीं, बल्कि हर स्थिति में पूर्ण निष्पक्षता, निर्लिप्तता और न्यायप्रियता बनाए रखना है। भारतीय सभ्यता के दृष्टिकोण में न्यायिक सत्यनिष्ठा को एक पवित्र कर्तव्य माना गया है। इसे यज्ञ के समान पुण्यदायक समझा गया है। स्मृतियों और नीति शास्त्रों ने इस धारणा को बहुत व्यापक रूप दिया है। बृहस्पति के अनुसार न्यायाधीश को किसी व्यक्तिगत लाभ, हानि या पक्षपात का विचार किए बिना मामलों का निर्णय करना चाहिए और वह निर्णय शास्त्रों और दिखावटी वोक सौंदर्यबोध के पीछे भागने में लगे में निर्धारित विधि के अनुरूप होना चाहिए। जो न्यायाधीश इस प्रकार अपने दायित्व निभाता है वह उतना ही पुण्य अर्जित करता है जितना यज्ञकर्ता। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत कठोर सावधानियां बताई गई हैं। मुकदमों की सुनवाई खुले न्यायालय में होनी चाहिए ताकि जनता देख सके कि कार्यवाही पारदर्शी है। जब कोई मामला लंबित हो तब न्यायाधीश को पक्षकारों से निजी बातचीत की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मुलाकातें पक्षपात की आशंका पैदा कर सकती हैं। शुक्रनीतिसार निष्पक्षता को नष्ट करने वाले 5 कारण गिनाता है: आसक्ति, लोभ, भय, शत्रुता और निजी सुनवाई। वही ग्रंथ आगे यह मानदंड तय करता है कि राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश विधि में पारंगत, बुद्धिमान, सुसंस्कृत, मधुरभाषी, मित्र और शत्रु दोनों के प्रति निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ, सक्रिय और क्रोध, लोभ तथा निजी लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। भारत की न्यायिक परंपरा विश्व की सबसे पुरानी परंपराओं में से है। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व की जो ऊंची कल्पना यहाँ की गई है वह बहुत कम सभ्यताओं में दिखाई देती है। इसी कारण न्यायपालिका से अपेक्षा रहती है कि वह केवल न्याय करे ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि समाज को स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि न्याय हुआ है। न्याय का नैतिक बल यहीं से आता है। आगे का मार्ग समान न्याय की पुकार निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ यह भी मानना होगा कि अनेक ऐतिहासिक मामलों में भारत की न्यायपालिका ने हिंदू धर्म और व्यापक भारतीय परंपरा को दुर्बल होने से बचाया है। शास्त्री बनाम मुलदास 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों को गैर हिंदू बताने के प्रयास को अस्वीकार किया और स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म एक व्यापक, जीवंत और समावेशी परंपरा है। इसकी जड़ें वेद, स्मृतियां, पुराण और उपनिषद जैसे ग्रंथों में हैं। यह निर्णय केवल एक कानूनी निष्कर्ष नहीं था, बल्कि धर्म के विखंडन से बचाने वाली एक सभ्यतागत सुरक्षा भी था। इसी प्रकार अरुणा रॉय बनाम भारत संघ 2002 में अदालत ने स्कूल शिक्षा में वैदिक और अन्य धार्मिक ज्ञान के समुचित परिचय को वैध माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्रों को सभी धर्मों के ग्रंथों से परिचित कराना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ज्ञान के संतुलित प्रसार का एक तरीका है। इन निर्णयों ने लगातार यह संकेत दिया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदू परंपराओं के निषेध से नहीं, बल्कि सभी परंपराओं के प्रति समान सम्मान से है। जब फिरंगी अपनाएं, तभी भारतीय संस्कृति कूल बनती है।
आधुनिक भारत की सबसे शर्मनाक विडंबनाओं में से एक यह है कि बहुत से लोग अपनी ही समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं की कद्र तभी करते हैं जब उन्हें पश्चिम बाकायदा चुराता है, उनकी नए सिरे से पैकेजिंग करता है और फिर आधुनिकता और स्टाइल की चाशनी में लपेट उन्हें वापस भारतीयों को ही बेच देता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण योग है। योग सिर्फ कसरत या तन का साज श्रृंगार नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी जड़ें हिंदू धर्म दर्शन से गहराई से जुड़ी हैं। यह शरीर को साधने से ज्यादा आत्मा को जोड़ने का मार्ग है। फिर भी शहरी भारत में लोग अब भी वेस्टर्न स्टाइल जिम्स में पसीना बहाना ज्यादा पसंद करते हैं और योग को अक्सर बुजुर्गों के काम में आने वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज जेन जेड की फिटनेस दिनचर्या पिलाटेस और बॉडीवेट ट्रेनिंग जैसे शब्दों की मोहताज बन चुकी है, जबकि सच्चाई यह है कि इन ट्रेंडी वर्कआउट्स की बुनियाद भी कहीं न कहीं पारंपरिक योगासनों पर ही टिकी है। पतंजलि योगसूत्र के अनुसार योग एक अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें ध्यान, नैतिक जीवन और भक्ति को एक साथ साधा जाता है। इसकी जड़ें वैदिक अग्निहोत्र यज्ञों और उपनिषदों की अंतर्दृष्टि में हैं। एक 500500 ईपू, जिसे आगे चलकर हिंदू ऋषियों ने परिष्कृत किया। इन ऋषियों के लिए शरीर केवल मांसपिंड नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलन का एक माध्यम था। लेकिन पश्चिम ने योग को इस कदर तोड़ मरोड़ कर अपनाया है कि उसकी आध्यात्मिक आत्मा ही गायब कर दी गई है। अब वहाँ योग का मतलब महज माइंडफुलनेस और ब्रीथ वर्क तक ही सीमित होकर रह गया है, यानी इस प्राचीन परंपरा को इसकी आध्यात्मिक जड़ों से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। आज योग के आध्यात्मिक और दार्शनिक सार को गोट, बकरी योगा, पावर योगा, क्रिश्चियन योगा और योगा बार्बी डॉल जैसे बेहुदा ट्रेडों में बदल दिया गया है। फर्स्ट पोस्ट में 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में योग का बाजारीकरण किस हद तक पहुंच चुका है, यह हैरान कर देने वाला है। वहां के पेटेंट और ट्रेडमार्क विभाग ने योग से जुड़े 150 कॉपीराइट, योग एक्सेसरीज से जुड़े 134 ट्रेडमार्क्स और योग के नाम पर 2315 ट्रेडमार्क्स जारी कर दिए हैं। यह हमारी गुलामी की मानसिकता का एक विकार ही है कि हम अपनी ही संस्कृति की गहराई को पहचानने में असमर्थ हैं। इस कमजोरी का फायदा उठाकर पश्चिम हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे हमारी योग परंपरा, को अपना लेता है, फिर उसे नया नाम और ब्रांडिंग देकर वापस हमें ही ऊंचे दामों पर बेचता है। विडंबना देखिए कि जब योग को माइंडफुलनेस या पिलाटेस कहकर बेचा जाता है, तो सबसे पहली कतार में खड़े होने वाले द्रदान अक्सर वही एलीट भारतीय होते हैं जो पहले इसे तुच्छ समझते थे। ऐसा ही कुछ व्यवहार भारत की एक और प्राचीन सभ्यतागत धरोहर आयुर्वेद के साथ होता है, जिसे भारत में कई पढ़े लिखे लोग अवैज्ञानिक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। उसी आयुर्वेद को पश्चिम बड़ी चतुराई से अपनाता है और फिर नवीन वैज्ञानिक खोज के रूप में दुनिया को परोसता है। भारतीय रसोई में सदियों से प्रयोग में लाए जा रहे घरेलू नुस्खों की तो कई भारतीय आए दिन मजाक भी उड़ाते रहते हैं, लेकिन वही लोग तब अचानक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जब कोई विदेशी ब्रांड सामान्य मसाले को सुपरफूड या बायोएक्टिव एजेंट कहकर बेचने लगती है। हल्दी का ही उदाहरण लीजिए। भारतीय घरों में सर्दी जुकाम से लेकर जख्म तक ठीक करने के लिए हल्दी वाला दूध एक सामान्य नुस्खा रहा है, लेकिन जब यही हल्दी किसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के टर्मरिक लैट्टे या हेल्थ बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी में प्रयोग में लाई जाती है, तो वही लोग जो पहले इसके नाम से नाकभौं सिकोड़ते थे, अब उसे बड़े चाव से पीते हैं। भारतीयों की इस औपनिवेशिक मानसिकता का एक और सटीक उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड प्राडा से संबंधित हालिया विवाद के संदर्भ में देखने को मिलता है।
दरअसल हुआ यह कि प्रादा ने भारत की पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल की हूबहू नकल कर एक डिजाइनर स्लीपर पेश की, पर उसने न तो इसे भारतीय शिल्प परंपरा से जोड़ा और न ही किसी भारतीय कारीगर को मूल डिजाइन का श्रेय दिया। भारी आलोचना और विरोध के बाद प्रादा को आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी डिजाइन भारत की पारंपरिक कोल्हापुर चप्पलों की कारीगरी से ही प्रेरित थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड ने भारतीय कला या शिल्प को चुरा अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर बाजार में उतारा हो। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि ऐसे फैशन आइटम्स को पहनने या घर में सजाने वाले कई लोग भारत के उसी एलीट वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जो एक स्थानीय कारीगर से तो बेहिसाब मोलभाव करेगा, लेकिन प्रादा कोल्हापुरिस पर लाख रुपए खर्च करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन हमारे भीतर की इस हीन भावना को जो चीज सबसे ज्यादा निर्ममता से बेनकाब करती है वह है सोशल मीडिया। और यह निर्ममता कुछ कुछ जरूरी भी है ताकि हमें सोशल मीडिया के आईने में अपना अक्स देख खुद की इस औपनिवेशिक मानसिकता पर कुछ तो शर्म आए। जब कोई विदेशी, खास तौर पर कोई गोरा, भारत की संस्कृति की तारीफ करता है या भारतीय परंपराओं पर रील बनाता है तो भारतीय दर्शक उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। शायद यही वजह है कि आजकल कई पश्चिमी लोग रातों रात भारतीय संस्कृति का गुणगान करने वाले इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। लेकिन जब कोई सांवले या देसी रंगरूप वाला व्यक्ति इसी तरह का कंटेंट बनाता है तो भारतीयों की प्रतिक्रिया कुछ फीकी रहती है। यह हमारी मानसिक गुलामी की सबसे कड़वी मिसाल है कि अपनी विरासत के मोल के प्रति आश्वस्त होने के लिए हमें आज भी किसी विदेशी मुहर की जरूरत पड़ती है। समापन औपनिवेशिक मानसिकता आज भी भारतीयों के मनमस्तिष्क में घुसकर बैठी हुई है। इस बर्दस्तहीन भावना ने एक आम जन मानस के मन मस्तिष्क में इस कदर घुसपैठ कर रखी है कि यह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण की राह में यही सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक भारतीय खुद अपनी परंपराओं की गरिमा को पूरी तरह नहीं पहचानेंगे और उन पर पूरी तरह से गर्व करना नहीं सीखेंगे, तब तक यह जागृति अधूरी ही रहेगी। दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर वोकिज्म के बढ़ते प्रभाव ने हिंदू विरोधी नैरेटिव्स को और ज्यादा हवा दी है। भारत में यह विचारधारा सामाजिक न्याय और प्रगतिशील मूल्यों की आड़ में घुसपैठ कर चुकी है, जिससे भारतीय समाज वोक विचारधारा और औपनिवेशिक मानसिकता के एक विषैले मिश्रण का शिकार होता जा रहा है। इस समस्या का कोई जादू की छड़ी वाला समाधान नहीं है। यह समस्या तो तभी जड़ से खत्म होगी जब हम अपने भीतर से ही एक बदलाव लाने की भरसक कोशिश करेंगे, आत्मचिंतन और सांस्कृतिक आत्मबोध के जरिए। वर्तमान में जो सभ्यताबोध की लहर उठी है वह इस बात को लेकर एक आशा की किरण तो अवश्य जगाती है कि भारत का सांस्कृतिक और सभ्यतागत जागरण धीरे धीरे भारतीय जनमानस की मानसिकता को भी गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाएगा।